हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का गुप्त मतदान, वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज चलते हैं इसमें क्या क्या है, कौन कौन सिद्धांत हैं, इसको देखते हैं। नंबर एक है समरूपता एवं समतुल्य। समरूपता एवं समतुल्य। समतुल्यता का सिद्धांत ठीक है। तो हम लोग इसके अनुसार समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत, इसके अनुसार विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मत मूल्य के मापन में एकरूपता तथा विभिन्न राज्यों और संघ के प्रतिनिधित्व में समतुल्यता रखी जाएगी। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य के निर्धारण के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य के योग समतुल्य अर्थात समान होंगे। इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार विधानसभा सदस्यों तथा संसद सदस्यों के मत मूल्य की निर्वाचन में देने का हकदार है की गणना अधोलिखित प्रक्रिया से अनुसार की जाती है। कहने का मतलब समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत कहने का मतलब ये है कि सभी जितनी लोकसभा के सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के विधानमंडल की विधानसभाओं के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली के सभी प्रदेश के जो सदस्य हैं, सभी की जो मत है उनको एक रूप में रखा जाएगा। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा कि ये मुख्यमंत्री का वोट है, ये विधानसभा की, ये सांसद के है, तो इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। सबका मत एक ही होगा। ठीक है, सबका मत एक प्रकार से होकर गिना जाएगा, इसीलिए इसके समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत कहा गया। इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से समरूपता एवं समतुल्यता का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है, तो एक क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। नंबर एक है विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य की गणना। विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य की गणना इसमें क्या है, विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य की गणना। ठीक है, किसी राज्य की विधानसभा के किसी एक सदस्य के मत का मूल्य जानने के लिए उस राज्य के कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है तथा प्राप्त भागफल को पुनः 1000 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल उस राज्य विशेष के किसी एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य होता है, किंतु यह विभाजन के पश्चात शेषफल 500 या उससे अधिक आता है, तब उक्त भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। इसे
इसे सूत्र द्वारा इस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। कहने का मतलब है किसी राज्य की जो विधानसभा के किसी एक सदस्य के मत का मूल्य जानने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है, तथा जो उससे भागफल प्राप्त होता है उसे फिर से 1000 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल उस राज्य विशेष के किसी एक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य होता है। किंतु यदि विभाजन के पश्चात शेषफल 500 या उससे अधिक आता है तब उक्त भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा समझा जाता है। राज्यों की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे में 1/1000। ठीक। राज्यों की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। ये है कुल मत निकालने का वो सूत्र। ठीक। उस राज्य के सभी निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य जानने के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से उस राज्य के एक निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य से गुणा किया जाता है। जैसा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनसंख्या से तात्पर्य 1971 में 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चितता जनसंख्या से है 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 55 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 1971 की जनगणना में ठीक से संशोधन जो 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया है 2001 में अनुच्छेद 55 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाएगा। 1971 की जो जनसंख्या थी उसको ही आधार माना जाएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है संसद सदस्यों की संसद सदस्यों के
मतमूल मतमूल्य की गणना सदस्यों की मतमूल्य की गणना। संसद सदस्यों के मतमूल्य की गणना संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य का मतमूल्य जानने के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्य को जोड़कर उसे संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों में से किसी एक सदस्य का मतमूल्य जानने के लिए सभी राज्यों, जितने भी राज्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्य को जोड़कर उसमें संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसे भी सूत्र द्वारा समझ लेते हैं। संसद के एक सदस्य का मतमूल्य एक सदस्य का मत मूल्य, इसको जानने के इसका सूत्र है सभी राज्यों विधान सभाओं सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग बटे में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाई लेट हो रहा है, काफी लेट हो रहा है, खाना पहुंचाना है। सदस्यों यार जल्दी जल्दी हटो। संख्या बस लो, जाके जैसे कोचिंग छोड़ेगा उससे जल्दी तुम मार्क्स उड़ा देंगे, मार्क्स चोरी करेंगे। एकल संकरण मत प्रणाली सिद्धांत। अगला है एकल
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशी की संख्या एक से अधिक है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी हैं। इस फिर से समझिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उसने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी हैं, अर्थात प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को अपना मत वरीयता क्रम के अनुसार देता है। यद्यपि यदि कुल 3 प्रत्याशी हैं तो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो मतदाता तीनों प्रत्याशियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वरीयता क्रम के अनुसार अपना मत देगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी हैं, अर्थात प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को अपना मत वरीयता क्रम के अनुसार देता है। यथाशक्ति यदि कुल 3 प्रत्याशी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो मतदाता तीनों प्रत्याशियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वरीयता क्रम के अनुसार अपना मत देगा। मतगणना। अगला है मतगणना। मतगणना क्या होता है? राष्ट्रपति पद के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए उसी प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मतों के आधे से कम एक मत अधिक अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त करता है। इसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। मतगणना। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में मतगणना के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाएगा जो कुल वैध मतों के आधे से कम एक मत अधिक अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त करता है। उसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि मान लो 100 वोटें पड़ी तो उसमें एक व्यक्ति अगर 51 वोटें प्राप्त करता है तो उसे घोषित किया जाएगा। ठीक है, आधे से अधिक न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा बराबर कुल पड़े वैध मत। कुल पड़े में 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। मतगणना के समय सबसे पहले प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। मतगणना के समय सबसे पहले प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो
उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई भी उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो द्वितीय चक्र की गणना प्रारंभ की जाती है। इसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को स्पर्धा से बाहर कर उसे मत पत्रों की द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है, तब उसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों को जोड़ दिया जाता है। यदि द्वितीय चक्र की गणना के बाद भी कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो उक्त प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है और वह तब तक चलती है जब तक कि उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। कहने का मतलब यह है, मतगणना के समय सबसे पहले प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे सफल घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो द्वितीय चक्र की गणना प्रारंभ की जाती है। इसमें सबसे कम प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को स्पर्धा से बाहर कर उसके मतपत्रों की द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाती है, तब उसे अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रथम वरीयता के मतों में जोड़ दिया जाता है। यदि द्वितीय चक्र की गणना के बाद भी कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर से वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है और वह तब तक चलती रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। अगला है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि मतलब राष्ट्रपति पद सीमा क्या होती है। अनुच्छेद 56 में आर्टिकल 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकता है। जब से राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ ग्रहण कर लेता है, पद ग्रहण कर लेता है, उसी दिन से उसको 5 वर्ष तक रहना होगा, अपने पद पर कार्य करना पड़ेगा। किंतु वह 5 वर्ष के पूर्व भी कभी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। किंतु वह 5 वर्ष के पूर्व भी कभी 5 वर्ष के पहले भी वो कभी भी उपराष्ट्रपति पद को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसे संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है। इसके महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अनुच्छेद 56(1) में के अनुसार राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपना पद अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति के पश्चात भी तब तक अपना पद धारण किए रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। संविधान में यह उपबंध पद रिक्त की स्थिति में से बचने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ से। अनुच्छेद 62 हमने कल पढ़ाया था। अनुच्छेद 62 के अनुसार अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के लिए सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन के सदस्य नहीं होगा। यदि ये तो हमने कल ही कर लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाता है? 50-50 1977 से पहले क्या था? 50-50
उससे पहले 10-10 थे, ठीक है। तो वर्तमान में 50-50। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि कितनी होती है? 15,000। इससे पहले 2,500 थी। कुल वैध मतों का कितना भाग प्राप्त न करने वाले उम्मीदवार की जमानत की राशि जब्त हो जाती है? 1/6 भाग हमने बताया था। कुल मतों का 1/6 भाग। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्वाचन के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है? अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं, कितनी भी बार बन सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? हमने पहले भी कल बताया था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष की जनगणना द्वारा अनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाएगा? अभी पढ़ा है 1971 की जनगणना के द्वारा जनसंख्या को 1971 की जनगणना द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को माना जाएगा? 84वें संवैधानिक संशोधन 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 के तहत न जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितने मत प्राप्त करना आवश्यक है? कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक अधिक। कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक मत अधिक। जैसे 100 वोटें पड़ी हैं तो उसको 2 से आधा कितना हुआ? 100 का आधा 50 में एक और जोड़ दे तो 51 वोटें अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदावधि का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 56 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण करता है? कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किया रहता है? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। मतलब जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो राष्ट्रपति बना रहता, चाहे वो 5 वर्ष पूरे ही क्यों न हो चुके हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए बस आज की बात यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कल मिलते हैं।